मनचाही संतान प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक उपाय। सबसे पहला कदम यानी तैयारी। हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ, बुद्धिमान, बलवान हो और हमसे भी अधिक संपन्न हो और जीवन में सफलता प्राप्त करे। यदि देश के नागरिकों में स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हो तो वे नागरिक अपने साथ साथ देश को भी सामाजिक व आर्थिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तरीकों के बारे में जानें जिनके माध्यम से हम अपनी अगली पीढ़ी को अधिक स्वस्थ, बुद्धिमान और सफल बनाने के साथ साथ राष्ट्र को भी सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमें एक बेहतर अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए आयुर्वेद के उस ज्ञान को जानना होगा जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार आप स्वस्थ, सुंदर, सुशील, ज्ञान से संपन्न तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने संतान को जन्म दे सकते हैं। नव दंपत्ति एवं संतान के इच्छुक दंपतियों को इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यहाँ यह जान लेना भी बेहद ज़रूरी है कि जो संतान की इच्छा रखते हों उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न प्रारंभ करने से कम 1 माह पहले से कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक तैयारियाँ करनी होंगी। यानी लगभग 1 माह तक कुछ विशेष बातों का पालन करने के बाद ही आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ जो 1 माह का समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पति पत्नी को कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो आइए सबसे पहले इस दौरान जो मानसिक और शारीरिक तैयारियाँ करनी होती हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले तो पति पत्नी को शांत एवं एकाग्र भाव से आपस में इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि वे कैसे गुण वाली संतान चाहते हैं। यानी स्वास्थ्य एवं रंग रूप से लेकर उन चारित्रिक गुणों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जिन्हें आप अपनी संतान में देखना चाहते हैं। चारित्रिक गुणों का यहाँ पर मतलब है शील, दया, दान, उदारता आदि आदि ऐसे अनेक गुण। पति पत्नी आपस में बैठकर चर्चा करके इच्छित गुण वाली संतान की एक साझा कल्पना करें। यानी दोनों लोग एक ही तरह की एक काल्पनिक संतान का चिंतन करें तथा उसे अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लें। अब पूरे 1 महीने तक इस कल्पना को अपने हृदय में पूरी तरह बसा लें। 1 माह तक अच्छी तरह से उसी इच्छित गुण वाली संतान जिसकी आप दोनों ने कल्पना की है उसी का चिंतन मनन करते रहें। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि आप ऐसे असंभव गुणों की कल्पना संतान में ना करें जो कि वास्तव में किसी एक व्यक्ति में हो पाना संभव ना हो। आसानी या फिर कहें सुविधा की दृष्टि से तो आप संसार के किसी ऐसे व्यक्ति का चिंतन भी कर सकते हैं जिससे आप प्रभावित हों या उस व्यक्ति जैसे गुणों को अपने संतान में देखना चाहते हों। परंतु ये ध्यान रहे कि पति पत्नी दोनों का चिंतन एक जैसा रहेगा तो उन गुणों को संतान में जाने की संभावना प्रबल रूप से बढ़ जाएगी। आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत का कहना है कि आप सभी गुणों को तय नहीं कर सकते क्योंकि कुछ गुण तो पूर्व जन्म के ही अगले जन्म में भी जाते हैं जिन्हें कि पूर्व जन्म में कुछ ज़्यादा ही अभ्यास किया गया हो। अब जबकि आपने 1 माह में कौन सी मानसिक तैयारी करनी है उसे जान लिया है तो अब उसी 1 माह में जो शारीरिक तैयारियाँ करनी है अब हम उनके बारे में बात करते हैं। शारीरिक रूप से पति को दूध तथा घी का सेवन पूरे माह अपनी पाचन शक्ति के हिसाब से अवश्य करना चाहिए और संभव हो तो घी की मालिश भी करनी चाहिए। ताज़ा मक्खन और शतावरी चूर्ण का भी इस्तेमाल करना इस मामले में बहुत ही लाभदायक होता है। 1 माह तक वह सभी कार्य करें जिनसे तन मन को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे बल्कि वे कर्म मन और शरीर को सुख देने वाले हों। यहाँ पर पत्नी को पूरे 1 माह तक शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए और भोजन में भी तेल का भली भांति प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्त्री को भोजन में उड़द की दाल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी 1 माह तक जहाँ पुरुषों को घी का सेवन प्रमुखता से करना चाहिए वहीं स्त्रियों को तेल का सेवन पूरी माह भली भांति करना चाहिए। यहाँ पर घी का मतलब गाय के शुद्ध देशी घी से है और तेल का मतलब सरसों या फिर तिल के शुद्ध तेल से है। और हाँ, इस दौरान और गर्भावस्था के दौरान भी रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आचार्य चरक का कहना है कि इस 1 माह में पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र को पहनना चाहिए। इस प्रकार से 1 माह की अवधि बीत जाने पर स्त्री जब अपने मासिक से भी निवृत्त हो जाए तब उसके बाद स्नान से शुद्ध होकर स्त्री को सबसे पहले उस पुरुष को देखना चाहिए जिस तरह की संतान वे दंपति उत्पन्न करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वह व्यक्ति जैसा आहार करता है वैसा ही आहार स्त्री को करना चाहिए।
उसके बाद मध्य रात्रि के पहले प्रसन्न मन से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न को प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर पति पत्नी को इस बात के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि संतान प्राप्ति के प्रयत्नों में केवल भोग व आनंद को ही मन में न रखें, बल्कि मन में वह उद्देश्य भी अवश्य याद रखें जिसके लिए 1 माह तक दोनों पति पत्नी ने तैयारी यानी कि तपस्या की है। इस 1 माह में अपने इष्ट देव को, जो कि आपके मन में बसते हैं, उनको हवन के माध्यम से आहुतियाँ समर्पित करें और उनसे मनोनुकूल संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। चूँकि इस 1 माह में स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर भावी संतान को जन्म देने वाली कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, इसलिए पूरे माह में शरीर, मन और वचन से कोई गलत काम ना करें। यदि इन सभी उपायों से गर्भावस्था का प्रारंभ हो जाता है तो अगले 9 माह में जिन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हमने गर्भावस्था से 1 माह पहले की दिनचर्या और आहार विहार आदि की चर्चा की थी। अब हम उससे आगे यानी गर्भावस्था के दौरान विभिन्न महीनों में जो आहार विहार इत्यादि किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यह पहला चरण यदि पति पत्नी ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो सामान्य रूप से स्त्रियों को दूसरे चरण में जाने का अवसर मिलता है और इसे हम गर्भावस्था कहते हैं। यह दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा चरण या गर्भावस्था इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि होने वाली संतान नाभि नाल से सीधे अपनी मां से जुड़ी हुई रहती है और इस समय स्त्री जितनी आसानी से ज्ञान, आदतें, गुण, अवगुण अपनी गर्भ में इस संतान को दे सकती है, उतनी आसानी से उस गर्भस्थ शिशु के जन्म के बाद यह काम नहीं हो पाता है। इसे आजकल की भाषा में समझना हो तो बस यूँ समझ लीजिए कि गर्भावस्था में शिशु को गुणों का ट्रांसफ़र ठीक वैसे ही होता है जैसे डेटा केबल से डेटा का ट्रांसफ़र होता है, और जन्म के पश्चात गुणों का ट्रांसफ़र ठीक वैसे ही हो पाता है जैसे ब्लूटूथ से डाटा का ट्रांसफ़र होता है। और हम भली बात जानते हैं कि ब्लूटूथ से डाटा का ट्रांसफ़र करने में सिर्फ अधिक समय ही नहीं लगता बल्कि कई बार डाटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता। इसलिए मन चाहे गुणों को अपनी संतान में डालने के लिए गर्भावस्था का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसके लिए हम क्या करें, अब इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि गर्भ में स्थित शिशु अपनी माँ से बहुत सारी आदतें, गुण, अवगुण सीख लेता है, परंतु उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, यह अंतर करने की क्षमता अभी विकसित नहीं हो पाती। इसलिए गर्भ में स्थित शिशु की माँ जिस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार तथा खान पान करती है वह शिशु उन सभी बातों को सीख लेता है। इसलिए गर्भवती को इस बात को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए कि पूरी गर्भावस्था के दौरान वो ऐसा कोई काम ना करे या ऐसा खान पान ना करें जिससे वह अपनी संतान में देखना नहीं चाहती। अच्छा यही होगा कि टेलीविज़न और मोबाइल से 9 महीने तक संबंध ना के बराबर रखा जाए। मिर्च, गरम मसाला, उड़द की दाल, मैदे से बनी चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, तेज व गर्म आहार का सेवन ना करें। यदि हो सके तो अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे चित्रों को देखें, मन को सुखद लगने वाली कहानियों को पढ़ें। अब बात करेंगे उस विशेष आहार की जिसे आयुर्वेद के ऋषियों ने खास तौर पर गर्भवती महिला के लिए तैयार किया है। इसे ऋषियों ने गर्भवती महिला तथा उसके गर्भ में स्थित शिशु के माह दर माह होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तैयार किया है। इसमें 9 माह तक प्रत्येक माह के लिए कुछ विशेष आहार के बारे में बताया गया है। जैसे हम बात करेंगे पहले महीने की, तो इसमें पहले महीने में गर्भवती स्त्रियों को शीतल दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम दूसरे महीने की, तो दूसरे महीने में कुछ सामान जड़ी बूटियों की दुकान से लाकर अपने घर में रखें। इनमें गिलोय है, मुलेठी, किशमिश, वंशलोचन आदि को लाकर घर में रख लें और उन सभी को समान भाग लेकर मोटा पाउडर बनाकर रखें। मोटे पाउडर से यहाँ पर मतलब है कि एकदम बारीक चूर्ण ना करें। जितना लंबा जौ होता है यानी 1 या आधा सेंटीमीटर के लगभग लंबे टुकड़े अवश्य रह जाएं। क्योंकि वंशलोचन शीघ्र ही पाउडर में बदल जाता है, इसलिए यदि आपसे जौ के बराबर नहीं हो पा रहा है यानी कि एकदम पाउडर ही बन जा रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। अब इस मिश्रण को किसी कांच के बर्तन में भर कर रख दें और ऊपर से अच्छी तरह बंद करें। अब 1 चम्मच मिश्रण को 1 कप दूध और 3 कप पानी मिलाकर पकाएं। जब 3 कप पानी वाष्प बनकर उड़ जाए और 1 कप दूध ही शेष बचे तब उसे छान लें, ठंडा करें और गर्भवती महिला को पीने को दें। इसी दूसरे महीने में प्रत्येक दिन इसी प्रकार 1 चम्मच मिश्रण को दूध और पानी के साथ पकाकर उसको पिलाएं। अब तीसरे महीने शुरू होता है, उसकी बात हम करेंगे।
तो इस महीने में, गर्भावस्था के तीसरे महीने में, दूध में थोड़ा शहद और थोड़ा सा घी मिलाकर पीना चाहिए, पर दूध अधिक गर्म नहीं लेना है। चौथे महीना की बात अब हम करेंगे। तो इस चौथे महीने में दूध में थोड़ा सा मक्खन मिला करके पिए। दूध को बस इतना ही गर्म लेना है जिसमें मक्खन पिघल जाए, अधिक गर्म दूध का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद पाँचवा महीना आएगा। तो पाँचवें महीने में दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं। लगभग 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पिएं। याद रखें, दूध उतना ही गर्म लेना है कि इसमें घी भली भांति पिघल जाए, परंतु अधिक गर्म दूध का प्रयोग नहीं करना। फिर छठे महीना आ जाता है। तो इस छठे महीने में गर्भवती स्त्री को ठीक वैसा ही दूध पीना चाहिए जिस प्रकार का दूध उसने दूसरे महीने में पिया। सातवां महीना आ जाता है। तो इस 7वें महीने में भी ठीक दूध को वैसा ही पीना है जैसे कि दूसरा और छठे माह में जड़ी बूटियों के साथ पकाकर छान कर पिया है। बस अंतर है तो सिर्फ इतना कि इस माह में जब आप दूध को छानेंगे तब उसमें 1 या आधा चम्मच घी मिलाकर पीना है। यहाँ पर एक बात फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि दूध इतना ही गर्म लेना है जितने में घी भली भांति पिघल जाए, लेकिन दूध को अधिक गर्म नहीं पीना। इसके बाद 8वां महीना आता है। इस 8वें महीने में गर्म दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर पिएं और अधिक गर्म दूध का सेवन न करें। फिर आता है 9वां महीना। सामान्य आहार विहार लेते रहें और अपने चिकित्सक की सलाह से अनुवासन बस्ते ले लें तो अच्छा रहेगा। इतना सब 9 महीने तक करने से गर्भवती स्त्री के पेट, कमर, पेड़ों का भाग मुलायम हो जाता है और गर्भवती का बल और वर्ण अच्छा हो जाता है और गर्भवती महिला उचित समय पर मनोनुकूल, गुणवान, सुखी एवं स्वस्थ संतान को जन्म देती है। अब तक गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान जिस आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए था उसे आपने भली भांति। पिछले 2 पार्ट में हमने गर्भधारण से पहले की तैयारी और गर्भकाल के 9 महीनों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब को जान लिया है। अब हम बच्चे के जन्म के पश्चात शिशु की दीर्घायु और उत्तम बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। इसके लिए महर्षि कश्यप द्वारा शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए बताए गए अद्भुत योग स्वर्णप्राशन के बारे में आपको जानना चाहिए। तो क्या होता है स्वर्णप्राशन? जब आकाश में पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ हो, उस समय शुद्ध स्वर्ण भस्म, शहद और जड़ी बूटियों से संस्कारित गाय के घी से इसका निर्माण किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि महर्षि कश्यप ने इसके क्या क्या फायदे बताए हैं। स्वर्णप्राशनम हेत मेधा अग्निबलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम ऋष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासात परम मेधावी यादेभि दृश्यते षड्भि माशुद्धर स्वर्णप्राशनात् भवेत्। इसको हिंदी में समझें तो ये बल यानी कि शारीरिक बल को बढ़ाता है। इसके साथ ही अग्नि यानी कि पाचन शक्ति को भी ये बढ़ाता है। मेधा यानी उत्तम बुद्धि शक्ति को ये बढ़ाता है और इसके साथ में लंबी उम्र प्राप्त होती है यानी कि दीर्घायु होता है बालक। और ये मंगलकारी है, पुण्यदायक है और साथ में वृषता यानी कि सही समय पर संतान उत्पत्ति की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है और इसके साथ में शरीर का रंग उत्तम हो जाता है। ये ग्रह बाधा को नष्ट करता है यानी कि अवांछित जीवाणुओं को नष्ट करता है और ग्रहों द्वारा उत्पन्न बीमारियों को भी ठीक करता है। इसकी 30 डोज लेने पर बच्चा परम मेधावी हो जाता है और 180 डोज लेने वाला बच्चा शुद्धधर यानी कि सुनने मात्र से ही याद कर लेने वाला बच्चा हो जाता है। यानी इसे कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने लगातार पर डे इसे लेना चाहिए। अब इसे किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो इसे जन्म के पहले दिन यानी जिस दिन शिशु का जन्म हुआ है उस दिन से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को इसको दिया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सोना तो बहुत महंगा है, हर दिन के लिए दिया जाएगा तो काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा, तो इसका क्या समाधान है? ऐसा एक मन में बात आती है। तो समाधान इसका ये है कि जब आकाश में पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ हो तब इसकी एक खुराक दे लें और ऐसा जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक प्रति माह करें। पुष्य नक्षत्र हर महीने में सिर्फ एक ही बार आता है। आपको स्वर्णप्राशन के संदर्भ में इस खबर को भी ज़रूर जानना चाहिए। आइए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 गांवों में जहां हर साल जापानी इंसेफेलाइटिस से बहुत सारे बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती थी, वहां के बच्चों को इस स्वर्णप्राशन के लिए चुना गया और ये काम किया लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आरोग्य भारती के सहयोग से।
9 महीने तक यह प्रयोग बच्चों पर किया गया और उस साल इन 5 गांवों में एक भी बच्चे की मृत्यु जैपनीज इंसेफेलाइटिस से नहीं हुई। इस समय केंद्र सरकार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के माध्यम से भारत के कई राज्यों में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इसका परीक्षण भी चल रहा है। जल्द ही यह स्तनपान राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भारत के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो सके, केंद्र सरकार इस प्रयास में लगी हुई है। पूरे भारत के लगभग सभी बड़े शहरों के आयुर्वेदिक चिकित्सक पहले से ही स्तनपान की सेवाएं अपने अपने क्लिनिक्स में बच्चों को दे रहे हैं। यदि आप सरकार द्वारा स्तनपान प्रारंभ करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने निजी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके अभी से इसका लाभ अपने बच्चों को दे सकते हैं।